किसी भी परिवार में अनेक छोटी बड़ी किसी भी क्रिया हेतु छोटे बड़े अनेक प्रकार के डिसीजन समय समय पे लिए जाते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम जो है विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं वो गृह प्रबंधन के अंतर्गत जो व्यवस्थापक होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। जब हम पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, जब परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों की बात करते हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से या परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला भाग होता है, उसे हम व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। 2 प्रकार के निर्णय जो है ये होते हैं। जो पहला निर्णय होता है, इसे हम व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं और जो दूसरा होता है, इसे हम सामूहिक निर्णय कहते हैं। ठीक है? व्यक्तिगत निर्णय अर्थात इंडिविजुअल डिसीजन और सामूहिक निर्णय अर्थात ग्रुप डिसीजन। इस प्रकार से किसी भी परिवार में यदि आप देखें तो परिवार के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु या परिवार में विभिन्न क्रियाओं हेतु 2 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। पहला जो निर्णय होता है ये व्यक्तिगत निर्णय होता है और जो दूसरा निर्णय होता है इसे हम सामूहिक निर्णय अर्थात ग्रुप डिसीजन के नाम से जो है वो जानते हैं। अब ये व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से लिए जाते हैं और सामूहिक निर्णय कौन से होते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, इनके विषय में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जब हम व्यक्तिगत निर्णयों की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय होता है। ठीक है? यहाँ पे यदि आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको ये हमारा एक भाग हो गया क्योंकि आगे चल के हम जो है इन दोनों का कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे। तो इसी में जो है नीचे हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। व्यक्तिगत निर्णय की यदि हम लोग बात करते हैं यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा एकाकी रूप से लिया जाता है जिसमें निर्णय लेने वाले की व्यक्तिगत क्षमताएं तथा कौशल शामिल होते हैं। जबकि जब हम जाते हैं ग्रुप डिसीजन के अंदर तो इस प्रकार का निर्णय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा लिया जाता है। इसमें सामूहिक रूप से समूह के सदस्यों की कौशल क्षमताओं को प्रयोग में लिया जाता है।
देखें, दोनों के विषय में एक सिंपल सी जो है एक डेफिनेशन भी यदि आप देना चाहें, यदि एक लाइन में जो है आप इसको समझाना भी चाहें, समझना भी चाहें, तो हम ये एक लाइन में जो है समझ सकते हैं कि जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, ये व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय होते हैं, जिसमें वो स्वयं ही इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर जो उसकी अपनी जो कार्य क्षमताएँ होती हैं, जो उसके स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। उसके जो अपने जो सेल्फ एप्टीट्यूड होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय के अंदर शामिल किए जाते हैं। जबकि हम जब ग्रुप डिसीजन की बात करते हैं, यानी कि सामूहिक निर्णय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इस तथ्य को जो है यहाँ पे रख रहे हैं कि सामूहिक निर्णय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, या उनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति उस निर्णय के अंदर शामिल होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी, आपको पता है कि उसके कौशल, उसके जो एप्टीट्यूड है या उनकी जो क्षमताएँ हैं, वो विभिन्न रूपों से व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन उन व्यक्तिगत क्षमताओं को वो क्या करते हैं, सामूहिक निर्णयों में प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल यदि हम लोग जो है इनको कैटेगराइज करने का प्रयास करें, तो व्यक्तिगत निर्णय एकाकी रूप से किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, और सामूहिक निर्णय जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा लिया जाता है। अब जब हम एकाकी निर्णय की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये निर्णय भी 2 प्रकार का होता है। जब हम एकाकी निर्णय या फिर व्यक्तिगत निर्णय की बात करते हैं, तो इस प्रकार का निर्णय 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्णय को दो भागों में पुनः विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहला, वो निर्णय जो व्यक्ति स्वयं लेता है, परंतु स्वयं के लिए ही लेता है। और दूसरा, वो निर्णय जो व्यक्ति स्वयं लेता है, परंतु किसी और के लिए लेता है, किसी और व्यक्ति के लिए लेता है। ठीक है, देखें आप, जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो निर्णय होता है व्यक्तिगत निर्णय, जिसमें व्यक्ति स्वयं ही निर्णय लेता है। हालांकि व्यक्तिगत निर्णय जब हम लोग देख ही रहे हैं, हमने डेफिनेशन में भी देखा कि व्यक्ति क्या करता है, एकाकी रूप से इस प्रकार के निर्णय को लेता है। तो जो एकाकी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं निर्णय ले रहा है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एकाकी रूप से स्वयं वो निर्णय ले रहा है, लेकिन जो पहला भाग है इसमें वो क्या कर रहा है, स्वयं के लिए ले रहा है। ठीक है ना, स्वयं ले रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्वयं के लिए ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे भाग में जाते हैं तो एकाकी रूप से ही ले रहा है, व्यक्ति स्वयं ही निर्णय ले रहा है, लेकिन यहाँ पर वो खुद के लिए नहीं ले रहा है, किसी और व्यक्ति के लिए जो है वो ले रहा है। तो व्यक्तिगत निर्णय, परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और निर्णय के प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो व्यक्तिगत निर्णय जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग वो होता है जिसमें व्यक्ति एकाकी रूप से निर्णय लेता है, लेकिन वो निर्णय वो स्वयं के लिए ही लेता है। और दूसरा भाग वो होता है जिसमें व्यक्ति
व्यक्ति एकाकी रूप से निर्णय लेता है, लेकिन वो निर्णय किसी और व्यक्ति के लिए लेता है, किसी और व्यक्ति के लिए लेता है, लेकिन वो पूर्णतः जो है इस बात का, इस तथ्य का या इस पॉइंट वैल्यू का जो है हकदार होता है कि उस पॉइंट पे वो डिसीजन ले सके। तो इस प्रकार से यदि देखें तो व्यक्तिगत निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं। जब हम सामूहिक निर्णयों पे आते हैं तो सामूहिक निर्णय को आप देखें, इस प्रकार के निर्णय में हम ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक जो है वो व्यक्ति क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, ये कौन लोग होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किनको हम इनमें इन्वॉल्व करते हैं? तो ये हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी कोई सहकारी समिति है उसके सदस्य हो सकते हैं, इस प्रकार के निर्णय में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोई मित्र मंडली है, मित्र मंडली के सदस्य हो सकते हैं। हमारा कोई समाज बना हुआ है, पर्टिकुलरली सोसाइटी बनी हुई है, तो सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। और यदि हम लोग पारिवारिक संदर्भ में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी जो है इस प्रकार के निर्णयों में शामिल हो सकते हैं, रिश्तेदार। ठीक है, तो यदि हम लोग जो देखते हैं, जब हम सामूहिक निर्णयों की बात करते हैं या फिर हम ग्रुप डिसीजन की बात करते हैं, तो जैसा कि हम पहले ही इस बात को डिफाइन कर चुके हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में हम किनको शामिल करते हैं? हम अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। हम जो हमारी कोई समितियां होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं जो हमारे लिए कार्य करती हैं, जिनके प्रोग्राम्स हमारे लिए बनाए गए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके सदस्यों को उन कार्यों के लिए शामिल कर सकते हैं। परिवार में विभिन्न प्रकार के हर सदस्यों के जो है वो मित्र होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन जो है वो अपनाए हुए व्यक्ति होते हैं, और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो अलग अलग दृष्टिकोण के होते हैं। तो ऐसे सदस्यों को भी हम अपने पारिवारिक निर्णयों में कभी कभी शामिल करते हैं। सोसाइटी हमारी होती है जहाँ पे हम निवास करते हैं, जो हमारा परिवार है वो निवास करता है। तो वहां पे यदि देखा जाए तो लोकेशन वाइज जो है हमारी सोसाइटी बन जाती है, एज के क्राइटेरिया वाइज भी जो है हमारी अपनी सोसाइटी बनी होती है। जो हमारा कास्टिज्म है, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हमारी अपनी एक सोसाइटी बन जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये क्या है, आपकी विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज जो है वो बनती हैं। तो उस सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा भी जो है आप इस निर्णय की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। और लास्ट हम आते हैं रिश्तेदारों की बात करते हैं, चूंकि परिवार है और परिवार में विभिन्न प्रकार के जो है वो रिश्ते नाते आपको देखने को मिलते हैं। परिवार में विभिन्न तरीके से जो है आप दूसरे परिवारों के साथ जो है वो रिश्ता जोड़ते हैं, और जोड़ने के पश्चात जो है वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा कहीं ना कहीं बनते हैं, जिनमें कुछ लिमिटेशन जरूर होती हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे आप उनकी सहायता लेते हैं निर्णयों को लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रुप के निर्णय होते हैं या जो सामूहिक निर्णय होते हैं परिवार के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम लोग देखें तो इस तरीके से इन सदस्यों को शामिल करके लिया जा सकता है। इसमें यदि आप देखें सामूहिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मॉर्गन के द्वारा जो है वक्तव्य कहा गया है, मॉर्गन के अनुसार सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अब प्रथम चरण में जो है वो क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, एक बार देखते हैं। इसमें परिवार के सदस्य
इसमें परिवार के सदस्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं इच्छाओं सूचनाओं झुकावों तथा निर्णय के प्रति आशाओं पर विचार करते हैं। ये प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में आते हैं तो निर्णयकर्ता सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वयं के संबंध की अनुभूति या रोशनी पर विचार करते हैं। ठीक है। मॉर्गन के अनुसार यदि हम लोग सामूहिक डिसीजन यानी कि सामूहिक निर्णय की यदि हम लोग बात करें तो ये निर्णय की जो प्रक्रिया होती है या इस प्रकार की जो निर्णय की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, उसको 2 चरणों में यानी कि 2 स्टेप्स में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। प्रथम स्टेप में क्या होता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं जो कि निर्णय लेते हैं, चूंकि हम सामूहिक जो है वो निर्णय की बात कर रहे हैं, तो परिवार के सदस्य जितने भी निर्णय की प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं, परिवार के अलग अलग सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उनकी अपनी इच्छाएं, उनके पास जो कम्युनिकेशन के जितने भी प्रक्रम हैं, वो उनका जो झुकाव है यानी कि वो किस बात पे बल देते हैं। झुकाव से तात्पर्य क्या होता है कि उनके लिए प्रायोरिटीज क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या वो किस जगह पे या क्या पसंद करते हैं, किस तथ्य पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। झुकाव से तात्पर्य क्या है कि कहाँ पे वो सबसे ज्यादा बल दे सकते हैं तथा निर्णय के प्रति वो क्या आशा रखते हैं, किस प्रकार के होप जो है वो डिसीजन से रखते हैं। तो यहाँ पे परिवार के निर्णय की यदि हम लोग बात करें तो निर्णय जरूर सामूहिक रूप से लिया जा रहा है, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के निर्णय में शामिल होते हैं तो परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं, उन विभिन्न सदस्यों की अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं, उनके झुकाव, उनके जो सूचनाओं का जो एक प्रक्रम है वो, और फिर उसके बाद वो किस प्रकार से जो है एक होप को या आशा को लेकर के उस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं, इस चीज पे क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। जब एकाकी रूप से परिवार के सदस्यों के द्वारा इन प्रक्रमों पर विचार कर लिया जाता है, तब सेकंड स्टेप पे आते हैं, और सेकंड स्टेप पे जो निर्णयकर्ता सदस्य होते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे पहले ही बात किया था कि ये एक सामूहिक निर्णय है, तो यहाँ पे निर्णयकर्ता सदस्य 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर निर्णय में परिवार का हर सदस्य शामिल हो, आपके सारे ही फ्रेंड्स शामिल हो, जरूरी नहीं है कि कॉलोनी का हर एक परिवार उस निर्णय में शामिल हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि आपकी कोई पर्टिकुलर किटी है तो किटी के अंदर जितनी भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, जरूरी नहीं है कि हर महिला आपके हर निर्णय में शामिल हो। तो आपके निर्णय में जो निर्णयकर्ता सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वयं की जो अपनी अनुभूति होती है उस पर विचार किया जाता है, और इसके पश्चात जो है वो निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से मॉर्गन ने जो हमारा सामूहिक निर्णय है, सामूहिक निर्णय की प्रक्रियाओं को 2 चरणों में विभाजित किया है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब हमने जो है व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय इन दोनों को देख लिया। अब हम इनके अंतर को भी जो है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत निर्णय
वर्सेस सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय में एक बार अंतर को जो है हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। चलिए, इनको हम लोग जो है वो पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट पे जो है हम लोग लेंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत निर्णय के पॉइंट लेंगे, यहाँ पे सामूहिक निर्णय के पॉइंट लेंगे। नंबर 1, यह एक सरल प्रक्रिया है। और जब हम सामूहिक निर्णय में जाते हैं तो यहां पे यह एक जटिल प्रक्रिया है। यहां पे जो है व्यक्तिगत को हम सरल क्यों बोल रहे हैं? यहां पे यदि हम कह रहे हैं कि ये एक सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जो है एकाकी रूप से इंडिविजुअली जो है उसको ले रहा है, तो अपने अनुसार अपने विभिन्न प्रकार के ज्ञान कौशलों को प्रयोग करके ले रहा है, तो बहुत इजी होता है इसका जो प्रोसेस है। एक इंडिविजुअल एकाकी रूप से व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये एक सरल प्रक्रिया के रूप में हो गया। जबकि जब हम सामूहिक निर्णय में जाते हैं तो ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के विचार, उनके भाव, उनके जो तथ्य हैं, विभिन्न प्रकार के पहलू जो उस टॉपिक से लेकर के या उस समस्या से लेकर के हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है। तो इस वजह से सबसे पहला जो पॉइंट है, यदि दोनों में हम अंतर को स्पष्ट करने के लिए देखें, तो जो व्यक्तिगत निर्णय है वो क्या है, एक सरल प्रक्रिया है, और जो सामूहिक निर्णय है वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया के रूप में होता है। दूसरा, इस प्रकार का निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकता है। शीघ्रता से लिया जा सकता है। जबकि जब हम सामूहिक निर्णय की बात करते हैं तो इस प्रकार के निर्णय को लेने में समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो है यदि हम लोग देखें, व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं, शीघ्रता से लिए जाते हैं, और जो हमारे सामूहिक निर्णय हैं इनमें क्या लगता है, समय लगता है। यहाँ पे शीघ्रता से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक ही व्यक्ति के विचार यहाँ पे लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम आते हैं तो विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों के जो उस समूह के सदस्य होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के विचारों को कंपाइल करना, उन पे उन विचार करना या उनको सोचना और समस्या के साथ जो है उसको कोरिलेट करने में क्या लगता है, समय लग जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसमें समय लगता है। यहाँ पे यदि हम लोग तीसरे पॉइंट में आए तो इस प्रकार के निर्णय में विकल्प तथा समाधान प्रक्रियाओं की कमी होती है। और जब यहाँ पे हम आते हैं सामूहिक में, तो इस प्रकार के निर्णय में समस्या हेतु अनेक विकल्प तथा उपाय मौजूद होते हैं।
हमें उनमें से एक का चयन करना होता है। एक का चयन करना होता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे जो है इस प्रकार के निर्णयों में यदि आप देखें तो विकल्पों और समाधानों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं? कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि आपको ही पता है यहाँ पे व्यक्ति एकाकी रूप से निर्णय को ले रहा है, तो यहाँ पे जो है कमी इसलिए होती है क्योंकि जो बुद्धि है वो किसी एक ही व्यक्ति की है, जो सोच है वो केवल कोई एक ही व्यक्ति है वो सोच रहा है, जो विचार है वो केवल किसी एक ही व्यक्ति का है। तो जब एक ही व्यक्ति का है तो यहाँ पे क्या होता है, जो विकल्पों के दायरे होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि एकाकी रूप से ये चलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो इस प्रकार के निर्णय में समस्या है तो अनेक विकल्प, क्योंकि दो या दो से अधिक सदस्य यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो अलग अलग तरीके की सोच, अलग अलग तरीके के विचार, अलग अलग तरीके के तर्क हमारे पास जो है वो उपलब्ध होते हैं। तो उनमें क्या है, विकल्पों की संख्या और सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो समाधान होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और उनमें से हम अपनी समस्या हेतु एक एप्रोप्रिएट जो है वो विकल्प का चयन करके वहां पे निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम चौथा, इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करते समय उनका विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। जबकि जब हम सामूहिक निर्णयों में जाते हैं तो इस प्रकार के निर्णयों को क्रियान्वित करते समय विकास की गति अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों यहाँ पे तीव्र होती है, क्यों यहाँ पे कम होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो व्यक्ति जो है वो निर्णय ले रहा है, क्रियान्वयन भी उसी को करना है, तो वहां पे वही व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो जो समस्या है, समस्या के साथ जो है वो निर्णय क्या होता है, पूर्णतः कोरिलेट हो जाता है। और उस निर्णय लेने वाले व्यक्ति के साथ जो क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्णतः प्लान्ड वे में होती हैं और उसी को एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे जो विकास की गति है उस निर्णय के क्रियान्वयन की, वो क्या होती है, तीव्र गति से होता है। क्योंकि व्यक्ति इंडिविजुअली जो है उसको समस्या को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके विषय में विकल्प देख रहा है और अपनी सोच और अपनी क्रियाशीलता के आधार पे उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो करते समय का जो विकास की गति होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कम हो जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो सदस्य हैं उन सदस्यों के अकॉर्डिंग जो है आप एक तो निर्णय भी ले रहे हैं, निर्णय लेने के बाद जो क्रियान्वयन है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन के जो प्रारूप हैं वो भी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, जो विभिन्न सदस्यों के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो वहां पे तालमेल बिठाना, तारतम्यता बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत से तात्पर्य होता है कि यहाँ की अपेक्षा जो यहाँ है, समय क्या लगता है, अधिक लगता है, यहाँ पे जबकि कम लगता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के निर्णय में मतभेद नहीं होता है। और जब यहाँ पे आते हैं सामूहिक निर्णय में, इस प्रकार के निर्णय में
मतभेद की आशंका होती है। यहाँ पे मतभेद क्यों नहीं होता है? यदि हम लोग देखें इस प्रकार के निर्णय में मतभेद यानी कि डिस्प्यूट वगैरह जो है वो नहीं होते हैं, और यहाँ पे यदि हम लोग आते हैं तो मतभेद की जो है आशंका होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो है जो व्यक्ति है वो एकाकी रूप से उत्तरदायी है, एकाकी रूप से उत्तरदायी है उस कार्य के लिए। ठीक है, एकाकी रूप से जब उत्तरदायी है तो किसी के साथ उसका कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि वो ही व्यक्ति इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एकाकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग सदस्यों के जो है वो सोच में, विचार में, हर तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं भिन्नताएं पाई जाती हैं। उन भिन्नताओं के अनुरूप जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं कार्यों के प्रति, निर्णयों के प्रति, वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं। कोई बहुत लाइटली ले सकता है, कोई बहुत सीरियसली ले सकता है, कोई बिल्कुल उसको प्रायोरिटी पे लेकर के पूर्ण करने का प्रयास करता है, और किसी को लगता है कि चलो वो कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जिनको वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे मतभेद की भावना जो पनपती है, जो कहीं ना कहीं निर्णयों को जो है वो टाइम टेकिंग बना देती है, या कहीं ना कहीं उनमें जो समय या ऊर्जा की जो खपत है वो जो है वो आधिक्य की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इस निर्णय से केवल एक ही व्यक्ति प्रभावित होता है, जबकि हम सामूहिक निर्णय की तरफ जाते हैं तो इस निर्णय से समूह के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं। यहाँ पे जब निर्णय जो व्यक्तिगत लिया जाता है उससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है। अब चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, निर्णय जिस भी तरीके का हो, डिसीजन का प्रारूप जो भी हो उस व्यक्ति के लिए, यदि अच्छा होता है तो एक ही के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है तो किसी एक ही व्यक्ति का बुरा होता है। जबकि हम यहाँ पे जब आते हैं सामूहिक निर्णय की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है समूह के सदस्य जो है, जितने भी सदस्य उस समूह में होते हैं, उन सभी सदस्यों के ऊपर जो है उस निर्णय का प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा होता है तो सभी सदस्यों के लिए अच्छा होता है, और यदि कहीं से किसी भी तरीके के नेगेटिव जो है एलिमेंट्स वहां पे यदि एग्जीक्यूट होते हैं, या नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वहां पे क्रियाशील होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पाथवे जो है वो सभी सदस्यों के लिए क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो अगर प्रभाविकता के हिसाब से देखें तो व्यक्तिगत निर्णय में केवल एक ही व्यक्ति प्रभावित होता है, जबकि सामूहिक निर्णय से चाहे पॉजिटिव वे हो चाहे नेगेटिव वे हो, जो समूह के जितने सदस्य होते हैं वे सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आए अगला पॉइंट, ये निर्णय व्यक्तिगत हित के लिए लिए जाते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए लिए जाते हैं, और सामूहिक निर्णय समूह के सभी सदस्यों के हित के लिए लिए जाते हैं।
ठीक है, ये जो है कंपैरिजन हमारे पास आया। जो आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है, ये क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हित के लिए लिए जाते हैं, और जो सामूहिक होता है उसमें समूह के जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्यों के जो है वो हित के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो आप जो है एक बार वापस से जो है इस चीज को देख सकते हैं, हम लोग एक बार पुनः जो है इसको देख सकते हैं। दोनों का यदि हम लोग कंपैरिजन देखने का प्रयास करें, व्यक्तिगत निर्णय या फिर सामूहिक निर्णय, तो देखें यदि दोनों को आप कंपेयर करने की कोशिश करें, यदि आप दोनों भी निर्णयों को जो है एक दूसरे के विरोध में या एक दूसरे से जो है इसका अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इन तथ्यों को जो है वो देखा, इन तथ्यों को पढ़ा, इनको हम एक बार जो है वो पुनः रिकॉल कर लेते हैं। जब हम व्यक्तिगत निर्णय की बात करते हैं तो ये एक सरल आसान प्रक्रिया के रूप में होती है, जबकि सामूहिक निर्णय जो है एक जटिल प्रक्रिया है। यदि हम लोग व्यक्तिगत निर्णय की तरफ जाएं तो इसे शीघ्रता से लिया जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति इनमें इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे जो है वो समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक या दो से अधिक जो है व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, इनके जो विकल्प होते हैं, जो समाधान की प्रक्रियाएं होती हैं, लिमिटेड होती हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के सोच विचार यहाँ पे शामिल होते हैं। जबकि सामूहिक में हम आते हैं तो यहाँ पे जो विकल्प होते हैं हमारे पास वो अत्यधिक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य हैं, अलग अलग सदस्यों के जो विचार है, प्रक्रियाएं हैं, बौद्धिक स्तर है, उनके चिंतन का स्तर है, सोचने का स्तर है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो विकल्प यहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत निर्णय जो है वो क्रियान्वित करने में जो समय लगता है, जो उसकी गति होती है, वो क्या होती है, समय कम लगता है, गति तीव्र होती है। जबकि यहाँ पे सामूहिक में यदि देखें तो समय अधिक लगता है और कई बार उनकी गति क्या होती है, अपेक्षाकृत व्यक्तिगत से जो है वो धीमी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। इस प्रकार के निर्णय में मतभेद नहीं होता है। जो इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं, व्यक्तिगत डिसीजन होते हैं, उनमें जो है आपके मतभेद नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के लिए ही वो निर्णय लिया जाता है। जबकि हम सामूहिक दृष्टिकोण से देखें तो उनमें कई बार मतभेद जो है वो देखा गया है। जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं केवल एक ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जबकि सामूहिक निर्णय समूह के सभी सदस्यों को प्रभावित करते हैं। और लास्ट हम देख रहे हैं, व्यक्तिगत निर्णय व्यक्तिगत हित के लिए होता है, और सामूहिक निर्णय की बात करें तो सामूहिक निर्णय समूह के हर सदस्य के हितों को ध्यान में रख करके लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो निर्णय के संबंध में जो पारिवारिक निर्णय है उसके प्रकार के संबंध में, और जो निर्णय के प्रकार हैं उन प्रकारों में आपस में किस प्रकार से अंतर हो सकता है, उन अंतरों के संबंध में जो है हम लोगों ने इस टॉपिक को अभी कंप्लीट कर लिया।